साथियों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार पर सवाल बहुत खड़े हो रहे थे। सीज फायर हुआ, सीज फायर किसने करवाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और हमारा क्या नुकसान हुआ इस पूरे ऑपरेशन के बाद, हमने क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा भी अभी तक नहीं की जा सकी है। सरकार पर विपक्ष पूरी तरीके से जो है वो लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का एक बयान सामने आ गया। सिंगापुर में एक इंटरव्यू देते हुए, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर थोड़ी रोशनी डाली है कि हमारे फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ था कि नहीं हुआ था। पत्रकार ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स डाउन हुए थे। सीडीएस साहब ने कहा कि जरूरी ये नहीं है कि डाउन हुए या नहीं हुए, जरूरी ये है कि वो किस कारण से डाउन किए गए या फिर गिराए गए, उनको अगर सामान्य भाषा में समझने की कोशिश की जाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेना से रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैम पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से ये लगातार सवाल पूछा जा रहा था, राहुल गांधी ने खुद ये सवाल ट्वीट करते हुए पूछा कि हमारे कितने फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ। क्या मान लिया जाए कि फाइटर जेट्स का नुकसान तो हुआ ही है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि आपने जो स्ट्राइक की, अभी जो हमने 6 और 7 की रात में जो स्ट्राइक की, उससे पहले हम बालाकोट की स्ट्राइक कर चुके थे। तो एक देश के ऊपर दो एक ही तरह की स्ट्राइक अगर हम कर रहे हैं, तो उसके पास कोई सरप्राइज एलिमेंट तो था नहीं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान पहले से तैयार रहा हो, और उसकी तैयारी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विदेश मंत्री ने खुद कहा कि एट द स्टार्ट, यानी कि ऑपरेशन शुरू करने के पहले हमने पाकिस्तान को बोला था कि हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम आपके सैनिक ठिकानों पर नहीं करेंगे, केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर करेंगे। ये अपने आप में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब मैं तो इसे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाकर खड़ा करूंगी कि ऐसे में आपने अगर पहले ही बता दिया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का एयर डिफेंस अपनी जगह ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की सेना तैयार बैठी है। और ये बातें कई लोगों ने, अलग अलग चैनल्स ने, कहीं भटिंडा से रैकेज दिखाया, कहीं किसी से दिखाया। एयरफोर्स के बहुत सारे रिटायर्ड वेटरन्स हैं, या तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं इस कारण से, नहीं तो इसलिए भी कि शायद उनको वाकई मालूम पड़ा हो। वो कह रहे हैं कि 2 राफेल, एक सुखोई 30, एक और दूसरा एयरक्राफ्ट और एक यूएवी, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो सरकार को खुद सामने आकर अगर ये सरकार बता दे, देखिए ऐसा है कि ये जो मौका था जिसमें क्रूर हत्याएं हुई थी, उसमें अगर हमने कोई एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, और जबकि हमें मालूम है कि वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे, और उसमें हमारा नुकसान हो गया उस एक्शन को लेने में, तो देश माफ कर देगा। देश सेनाओं के खिलाफ या और किसी इस तरह की कोई बात विपक्ष भी माफ कर देगा। वो विपक्ष तो वो है जो कि पूरे सरकार के साथ बिना किसी सवाल के खड़ा हो गया था 22 अप्रैल की घटना के बाद, और ये कहा था कि जो भी सरकार करेगी वो हम उसका साथ देंगे। तो ऐसा तो विपक्ष था हमारा इस बार, जो जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो अगर सरकार ने, अगर ये नुकसान हुआ है एयरफोर्स को, तो सरकार को इसको बताने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये देश ऐसा है कि हमारी सेना से अगर कुछ चूक भी हो गई, पर वो हमारे देश हित में वो काम करने गई थी, तो उसको हमारे देश के लोग उस पर कोई बड़ा बुरा भी नहीं मानते, उस चीजों को हम भूल जाते हैं। लेकिन सरकार को क्लीन होकर सामने आना चाहिए। अ, हनुमान जी, आप जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सेनाओं ने की थी, जब तीनों सेना के अंगों के अध्यक्ष मौजूद थे, उसमें एयर चीफ मार्शल एके भारती ने इस बात पर इशारा किया था कि हमारे तमाम जो पायलट्स हैं वो सेफ हैं, और इक्विपमेंट्स के नुकसान तो होते रहते हैं, पायलट सेफ हैं। क्या ये क्या एके भारती भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे जिस तरफ जो है अनिल चौहान जी इशारा कर रहे हैं? एयर मार्शल भारती, थोड़ा करेक्ट इसलिए करूंगी क्योंकि एयर चीफ तो एक ही होता है। तो एयर मार्शल भारती ने जो कहा कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, मैं मानती हूं कि उन्होंने अर्ध सत्य बोला। और अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जब ये कह रहे हैं, तो एयर मार्शल भारती का जो बयान है उसको भी अब पूरे देश के साथ साथ हम सब भी थोड़ा सा शक की निगाह से इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने जो शब्द कहा, हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, जबकि सुनने में दूसरे तरह की खबरें आ रही हैं।
तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी सेनाएं अपने आप कभी झूठ नहीं बोलती। हमारी सेनाएं तो सत्य की वाहक होती हैं। लेकिन जब सीडीएस खुद बोल रहे हैं, जब एयर मार्शल भारती कुछ खुद बोल रहे हैं, लेकिन दोनों ही झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन दोनों सच भी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि अगर हमारी सेनाएं, अगर हमारा नुकसान हुआ है और उस पर वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं, तो ये भारत देश के लिए भी बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और मैं समझती हूँ सेनाओं को अपना पक्ष जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए। एयर मार्शल भारती ने जो कहा, अगर उसमें सच्चाई है तो भी प्रमाण के साथ बता दें, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारे देश की सेनाएं हैं और हमारा देश अपनी सेनाओं पर भी मर मिटता है, क्योंकि देश की सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर मर मिटने को तैयार होती हैं। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हमारे सीडीएस, जिन्होंने 2 बार दूसरे देश की चूंकि पत्रकार थी, तो दोनों बार भी, एक बार भी उन्होंने खंडन नहीं किया, और उनका खंडन नहीं करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी सेनाओं को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सुनने में एक आया है ऑडिट के बारे में, जिसमें जकार्ता यानी इंडोनेशिया के लोग चाह रहे थे कि ऑडिट कराया जाए, और ये बताया जाता है कि भारत ने ऑडिट कराने से मना कर दिया। उसमें मुद्दा ये था कि राफेल दासो कंपनी है, उसका ये कहना था कि हमारे पायलट्स के स्किल में कमी होने के कारण या रखरखाव में कमी होने के कारण ये घटना हुई है। मैं ऐसा नहीं मानती, चाहे कोई भी देश कुछ भी कहे। मैं इतना जानती हूँ, भारतीय वायुसेना में 25 साल बिताए हैं, हमारे यहाँ रख रखाव को लेके कोई कोताही नहीं होती, कभी नहीं होती। और जहां तक पायलट्स की स्किल का सवाल है, हर पायलट, उसको जो जीरो टॉलरेंस होता है उस लेवल तक उसे ट्रेन किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो पायलट सुखोई 30 में है, जो पायलट राफेल में है, जो पायलट मिराज 2000 में है, हमारे जो भी पायलट जिस भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो सारे के सारे अच्छी तरह ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, और उनके बराबर पूरे विश्व में हमें दूसरे पायलट्स नहीं मिल सकते, मैं यहां तक जाके कहूंगी। लेकिन अगर ये ऑडिट की बात सिर्फ इसलिए हो रही थी कि राफेल एक गिरा है, जैसा कि पूरा मीडिया कह रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उसमें जो एस जयशंकर ने जो बयान दिया, उन्होंने जो पाकिस्तान को पहले से बताया, उसका रोल हो सकता है। पायलट की स्किल की कोई कमी नहीं हो सकती, मैं नहीं मानती कि मेंटेनेंस की कोई कमी हो सकती है, लेकिन पहले से दुश्मन को यह बता देना कि हमारे वहां पे जहाज आएंगे और आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, आपके एरिया में जाकर और आतंकवादियों के ठिकाने पर, ये सबसे बड़ा कारण है। और मैं इसलिए मांग करती हूँ कि जो एस जयशंकर ने जो कहा, वो बात को सबसे पहले संज्ञान में लिया जाना चाहिए और उन्हें उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए। अनुभव जी, कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस विषय पर सवाल उठाए हैं और इस बात की मांग की है कि अ, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं, क्या खोया है, क्या पाया है। लेकिन इस तरह के सवालों को भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आई है कि कांग्रेस जो है ऐसे सवाल देश पर, सेना पर उठाकर पाकिस्तान को फ्यूल देने का काम कर रही है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के संसद के भी तमाम वीडियोस ट्विटर पे तैरते हुए देखे कि किस तरीके से उनके विपक्ष के सांसद लगातार अपनी सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं, लगातार उनकी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। उसी तरह का जो है एक पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 चीजें बहुत साफ है पूरे देश के सामने। एक, विपक्ष पूरी तरह सरकार की तरफ खड़ा था, लेकिन जब सीज फायर हुआ तो ना तो सेना को मालूम था और ना ही विपक्ष को मालूम था। सीज फायर के बारे में तो यूएस के प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, तो ये तो सेना के साथ भी धोखा था। विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, विपक्ष को तो आए दिन धोखा देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा था, और विपक्ष ने तब तक एक भी सवाल नहीं किया था जब हमारी सेनाओं ने जो भी निर्णय लिया हो। 10 दिन की प्लानिंग की, रोज रोज उसके ऑप्टिक्स दिखाते रहे कि प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के चीफ से मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस तरह की चीजें दिखाई जाती रही, उससे शत्रु पक्ष जो है वो वैसे भी तैयार बैठा था। हमारा विपक्ष तो सरकार की तरफ खड़ा था, और विपक्ष ने लगातार सरकार को ये कहा कि हम आपके साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए, तो भी विपक्ष सरकार के साथ था। विपक्ष का प्रधानमंत्री बार बार अपमान करते रहे, तो भी विपक्ष सरकार की तरफ था। लेकिन जो सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई, और उसके बाद से वो 8 से 9 बार बोल चुके हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करवाया,
यानी कि सिंदूर का सौदा ट्रेड से करके प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विपक्ष जो है वो पाकिस्तान को धार दे रहा है। कमाल की बात है, खुद ने सौदा किया और विपक्ष के ऊपर इल्जाम मढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से मुकरे, देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को पहले से बता दे, हमारी वायुसेना के पायलट का, हमारे जहाजों का नुकसान हो जाए, जान से चले जाएं और विदेश मंत्री अपनी जगह में बैठकर अपनी कुर्सी पर अकड़ के बैठा रहे। तो शर्मनाक बातें हैं। वो सारा का सारा फ्यूल जो है वो तो केवल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया था, कभी विपक्ष ने नहीं दिया। और इसीलिए जो भी कार्यवाही होना चाहिए ऐसे नकारा विदेश मंत्री पर होना चाहिए जिसने हमारी देश की सेनाओं के साथ इतना बड़ा छद्म धोखा किया कि हमारे देश की सेनाओं की प्लानिंग पहले से शत्रु देश को बता दी। तो भारतीय जनता पार्टी की इन उल जलूल बातों में देश नहीं आ रहा। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका जितना भी पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश की गई है, चाहे खुद ओवरऑल पहन के प्रधानमंत्री घूमते रहे, सब ने उन पर थू थू करी। और अब जाके प्रधानमंत्री जो ओवरऑल वाली फोटो तो हटा दी गई है, अभी वो पजामे कुर्ते और जैकेट में जो ऐसे वाली कैप होती है वो पहन के उनके फोटो आ रहे हैं। तो पूरी तरह से बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए विपक्ष को अनाप शनाप बोलने की हरकतें कर रही है। पर आप और हम सब देख रहे हैं, देश की जनता समझ गई है कि ऐसा कैसे होता है कि जब भी कोई चुनाव आते हैं, इंपॉर्टेंट चुनाव आते हैं, तब एक ऐसी घटना हो जाती है जब पूरा देश में एक जलजला आ जाता है। ऐसा बार बार कैसे हो सकता है? अब तो पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है और हमें लगता है कि अगर इसके ऊपर कोई छानबीन नहीं होती, जिस तरह से पुलवामा में नहीं हुई, तो हम नहीं मान सकते कि बार बार ऐसे संयोग होते हैं और इस चीज को भी देश को समझना पड़ेगा। देखिए, जांच की बात तो लगातार कांग्रेस पार्टी कर ही रही है कि पुलवामा की जांच और तमाम जो आतंकी घटनाओं की जांच है, इसकी भी जांच पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल माइलेज की बात आप कर रही थी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं। टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर है, पेट्रोल पंप्स पे ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगाए गए हैं। अ, अगर हमारे सेना की जीत को सेलिब्रेट करना का एक तरीका है ये, तो उसमें बुराई क्या हो सकती है मैम? आपको लगता है कि ये सेना की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है? आप और हम हम्म। सब इतने परिपक्व हैं कि ये हम्म। बिहार चुनाव के ऊपर पूरा का पूरा टारगेट किया जा रहा है। और मुझे इस बात का बहुत अंदेशा है कि चूंकि ये ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया, जिससे मुझे भावनात्मक शोषण की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री ने हमारे देश के साथ भावनात्मक शोषण किया है, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस का नाम तो बड़ा बहादुरी पूर्ण हुआ करता था। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन गगन शक्ति, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन आयरन फिस्ट, कई तरह के ऐसे ऑपरेशन हुआ करते थे। लेकिन सिंदूर रखकर हमारे देश की उन महिलाओं को जिन्हें वैधव्य मिला, उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ तो हम्म। खिलवाड़ किया ही किया, पूरे देश के साथ भावनात्मक शोषण किया है। तो उसका वो उत्सव नहीं मना रहे हैं, वो सिर्फ उसका चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर कोई जानता है, वो केवल हम्म। चुनावशील व्यक्ति है। वो ना तो कर्तव्यनिष्ठ है, ना वो कहीं से कोई सत्यनिष्ठ है, वो केवल चुनाव निष्ठ व्यक्ति हैं। एक चुनाव के कारण ही उनकी निष्ठा है। उनको भारत की सेना से कोई मतलब नहीं है। वो भारत की सेना का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। पहले भी पुलवामा के समय किया, उन्होंने पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पे मांगा, और अब वो यहाँ पे पहलगाम में भी वही भुनाना चाह रहे हैं। देश समझ गया है। अब वो अगर वोटर लिस्ट की बेईमानी ना करें और ईवीएम की बेईमानी, दोनों की बेईमानी इकट्ठी, सिस्टम की बेईमानी ना हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह देश कभी जीतने नहीं देगा। लेकिन उनकी सारी बेईमानियां हैं, उसके कारण अगर चुनाव जीता तो इसलिए जीतेंगे, ना कि ऑपरेशन सिंदूर के गिमिक के कारण। वो नहीं कर सकते ऐसा। हमारे देश की सेनाओं को सेलिब्रेट करना था तो देश की सेनाओं के लिए प्रोग्राम होते, देश की सेनाओं के नाम पर कुछ ना कुछ होता। पर यहाँ तो चुनावी सभाएं हो रही हैं। यहाँ पर तो लोग घर घर जाके पहले एक सिंदूर करना था, उसके बारे में भी पता चल गया टेस्टिंग द वाटर्स में, और उन्होंने कह दिया कि फेक न्यूज थी। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है। उनके कितने भी चरण चुंबक चैनल हो, सब बता चुके हैं कि इस बार उनका ये आइडिया फ्लॉप हुआ है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग प्रधानमंत्री को समझ चुके हैं कि सेनाओं हाँ। के लिए कुछ नहीं था, ये उनका चुनावी हम्म। उत्सव था। लेकिन मैम, जैसे कि एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने भी
एक सवाल उठाया पिछले दिनों ही एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए, जिस प्रोग्राम में खुद रक्षा मंत्री जो है मौजूद थे। उन्होंने भी सवाल उठाया कि हमें जो जरूरत है वो हमें समय पे तो मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर हमसे उम्मीद की जाती है कि हम संकट की घड़ी में डिलीवर करें। एक भी प्रोजेक्ट जो है वो समय पे कंप्लीट नहीं हुए। शायद वो तेजस की तरफ इशारा कर रहे थे, शायद वो रफाल की डिलीवरी की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या सेना के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर है और इक्विपमेंट की भी कमी है? ऐसा भी हो सकता है क्या मैम? देखिए, राफेल की जितनी ऑर्डर क्वांटिटी थी वो आ चुकी है ऑलरेडी। हाँ। जहां तक तेजस का सवाल है, बहुत दिनों तक वो कावेरी इंजन के कारण प्रॉब्लम में था। उसके बाद दो जी। इंजन आ भी गए, तो वो दो इंजन क्या बन गए, एयरक्राफ्ट में लग गए, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन एयर हम्म। चीफ का जो बयान था, वो एचएएल और डीआरडीओ के बने बनाए सेटअप में किसी न किसी को अडानी जैसे प्लेयर की एंट्री के लिए था। ऐसा नहीं था कि वो किसी राज्य के ऊपर या हम्म। देश के ऊपर या सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे। दरअसल ये बैकग्राउंड बन रहा था, ये ग्राउंड बनाया जा रहा था। और आगे चल के आप देखेंगे ऐसा होगा भी कि अडानी की कंपनी हो सकता है एचएएल को टेक ओवर कर ले, लेकिन डीआरडीओ लेकिन को मैम टेक ओवर कर ले। जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात है, हमारी वायुसेना कहती है कि हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और इस वक्त हमारे पास 31 स्क्वाड्रन हैं, और उनमें से भी कई स्क्वाड्रन मिग 21 के हैं जो कि विंटेज सिस्टम है। उसको रिटायर भी करना है तो और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घटेगी। इस तरह का डिले ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो हमारी वायुसेना की तो और ताकत घटती चली जाएगी। देखिए, दो तीन चीजें आपको समझना पड़ेंगी। हर प्रोडक्शन जो होता है, हर प्रोडक्शन नहीं, मैं कहूंगी हर सप्लाई ऑर्डर मटेरियलाइज होते हम्म। होते, कोई भी हमको खरीदना है तो उसको हम्म। मटेरियलाइज होते होते 8 से 9 साल लगते हैं। इससे कम में जनरली जी। नहीं होता, क्योंकि बहुत जितना भी आप फास्ट करेंगे, आपको कुछ प्रक्रियाओं के ऊपर आपको वो पूरा करना ही पड़ती है। तो हम्म। 7 से 8 साल लगते हैं। अब जो राफेल था, उसको हमने आज तक सारे जहाज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ खरीदे थे राफेल से पहले। लेकिन मोदी जी ने ना केवल उनको बहुत ज्यादा दामों के साथ खरीदा, टीओटी भी नहीं लिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी जी। नहीं ली। टीओटी होने के कारण हम लोग मिराज 2000 या सुखोई 30 एचएएल बना रहा था उनको। आज जी। चूंकि एचएएल में बढ़िया सेटअप है, पूरी फैसिलिटीज लगी हुई है ना, और डीआरडीओ में भी हम्म। इसी तरह से है। तो अगर अडानी जी को वो दे देंगे तो काम करना करना तो शुरू है ही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अडानी कुछ नया कुछ कर देंगे, ऑलरेडी वहां हम्म। सब कुछ है, लेकिन नाम उनके हो जाएगा, प्रोडक्शन का सारा प्रॉफिट उनके पास जाने लगेगा और एचएएल को एक तरह से किनारे कर दिया जाएगा। ये बात एक जरूर है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कभी कि हमने एचएएल का और डीआरडीओ का या बीईएल, खासतौर पे एचएएल और बीईएल, हम्म। इनके डिलेज बहुत देखे हैं। और इनके डिलेज पर हमने बहुत ऑब्जेक्शंस भी उठाए हैं सर्विस में रहते हुए, और ये प्रॉब्लम्स है इनमें। लेकिन बजाय कि हम पीएसयूज को अच्छा करें, एफिशिएंट करें, उनको हम निजी हाथों में दे दें, इसकी पूरी साजिश बहुत दिनों से चल रही है। और उसी के कारण हमारे एयर चीफ का बयान था। और एयर चीफ के बयान देते समय वो कहीं गलत नहीं है। हमें प्रोडक्शन टाइम पर नहीं मिल रहा है, जी। लेकिन ये किसने मना किया है कि हम पूरे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से कोई बिडिंग करके ना खरीद सके? ये तो किसी ने मना हम्म। नहीं किया था। तो सरकार उसमें भी डिले कर रही है। सरकार ने बहुत ज्यादा इमरजेंसी परचेजेस भी की हैं, जिसको ज्यादा दामों में खरीदा जाता है। इस सरकार के अंदर मुझे लगता है कि एक जो स्किल होती है इस चीज की डिसाइड करने की, उसकी बहुत कमी है। और हम्म। सेनाओं जी। में जिन इक्विपमेंट की कमी है, उनके लिए पहली बार से 1999 की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वहां से ये गैप शुरू हुआ, लगभग 12 साल का लैग शुरू हुआ। और वो 12 साल का लैग हमारे सामने आज भी आके खड़ा हुआ है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब बीच में यूपीए की सरकार ने इसमें मोमेंटम दिया था, लेकिन मोमेंटम हम्म। के बाद भी आ तो गई मोदी जी की सरकार, और उन्होंने सिर्फ एक बार 36 राफेल मंगाए। पुरानी सरकारों के समय के ऑर्डर दिए हुए अपाचे और चिनूक भी इसी समय में आए थे, लेकिन उसका क्रेडिट अब ये बीजेपी की सरकार लेकर चली गई, जबकि उनके समय में सप्लाई ऑर्डर भी नहीं था, उनके समय में सिर्फ डिलीवरी हुई। तो ये सारी चीजें हम्म। लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस समय एयर चीफ का ये जो रिमार्क, और वो भी रक्षा मंत्री की उपस्थिति में, सिर्फ इसीलिए आया कि एचएएल को कितने जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज किया जा सके। ये एयर चीफ बिल्कुल भी सरकार को कुछ नहीं कह रहे थे। हम्म। खैर, जिस तरह की खबरें फिलहाल हमने देखा है, उन तमाम खबरों में ये बात तो साफ है कि सरकार को सवालों से बचते हुए देखा जा रहा है। आज से नहीं, बीते पूरे 11 सालों से देखा जा रहा है। कोई नई बात तो है नहीं।
अगर एक व्हाइट पेपर आ जाएगा तो उसमें हर्ज क्या है? विपक्ष का यही सवाल है, सामान्य जनता का भी यही सवाल है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलते हैं हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।